हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघवेंद्र सर आपका फिजिक्स ट्यूटर और हमेशा की तरह आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के, और उसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में हम क्या बात करेंगे, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नॉर्मली हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए लेवल तक, सारे के सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज में। हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ना सिर्फ उनको सोल्व करेंगे बल्कि उनका यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, और अगर उनका तुक्का लगाना तो तुक्का कैसे सही लगाना है वो सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं हमारे सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल परिमाण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल परिमाण है। यहाँ पे मूल परिमाण किसको कहते हैं? मूल परिमाण का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है कि इनमें से कौन सी क्या है एक फंडामेंटल यूनिट है। ऑप्शन ए में हमें क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया हुआ है? काल और समय दिया हुआ है। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वेग। और ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है बल यानी कि फोर्स। तो हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इन चार में से सही ऑप्शन ढूंढना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए अगर आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी है, अगर आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी है, देन जो शुरुआती जो चैप्टर होता है उसमें डिटेल में बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, यानी कि जो मूल परिमाण है वो कौन से होते हैं। फिर मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूं कि आप मूल परिमाण कब कहेंगे, किसी चीज को आप मूल कब कहेंगे। मूल का मतलब क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, यानी कि बेसिक होता है। कोई भी चीज बेसिक होगी वो क्या होगी? मूल होगी। ठीक है, और मूल होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब भी आप उसका परिमाण लोगे, क्या लोगे? जब भी आप उसका क्या लोगे? परिमाण लोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा या कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए होगा? सिर्फ एक ही आपको क्या चाहिए? एक ही क्या चाहिए आपको? वीमा चाहिए। एक ही वीमा चाहिए, यानी कि आप सिंगल डायमेंशन में अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर देते हो, क्या कहा मैंने, किस में एक्सप्लेन कर देते हो? सिंगल डायमेंशन में अगर किसी क्वांटिटी को बता देते हो तो वो क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट होगी, यानी कि मूल परिमाण होगा। अब एक वीमा में हम किसको बताएंगे? यहाँ पे देखिए आयतन। आयतन को किस में लिखते हैं? आयतन मीटर क्यूब में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब में लिखते हैं या लीटर्स में लिखते हैं। ठीक है, दोनों किसकी यूनिट होती है? मीटर क्यूब की होती है। यानी कितनी बार मीटर आया? क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार आया। क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार आया। मीटर गुणा मीटर तो 3 आ गए। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाली। दूसरी क्या चीज है? दूसरे हमारा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे काल यानी कि समय। समय को कैसे लिखते हो? जब भी समय को लिखते हो, टाइम को किस में लिखते हो? किस में लिख लेते हो? घंटे में, मिनट में, सेकंड में? किस में लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं। सेकंड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो क्या सेकंड हमें एक ही विमा में हमने बता दी? क्या हमने एक विमा में बता दी? बिल्कुल बता दी। चलिए ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही होगा। तो चलिए सही की तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए गलत है वो भी हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। ऑप्शन सी कैसे गलत है और ऑप्शन डी कैसे गलत है? ऑप्शन सी में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन सी में किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वेग। किसकी बात कर रहा है? वेग की बात कर रहा है। वेग को लिखते हैं वेलोसिटी वी से। ठीक है, वेग को किससे लिखते हैं? वेलोसिटी वी से लिखते हैं। अब वेलोसिटी वी क्या होती है? ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होती है? विस्थापन बटे समय। क्या होती है? जो वेग होता है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन की क्या यूनिट होती है? यहां पे होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। तो मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया, 2 आ गई। तो 2 अगर वीमा आ गई तो यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी नहीं है? फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, मूल परिमाण नहीं है। लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बच गया बल। लास्ट में क्या बच गया? हमारे पास में बल बच गया। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास गुणा एक्सेलरेशन होता है, जिसको लिखते हैं न्यूटन से। ठीक है, कहेंगे सर कि न्यूटन जो है वो भी एक सिंगल डायमेंशन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। नहीं है, सिंगल में नहीं है। न्यूटन को किसमें लिखते हैं? मास क्या होता है? किलोग्राम होता है। किसमें होता है? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है। ठीक है, तो हमें ये यूनिट नहीं लिखनी थी, यानी यहाँ पे जो बल है वो भी क्या नहीं होगा? मूल परिमाण नहीं होगा। तो यहाँ पे मूल परिमाण क्या होगा? समय होगा। बिल्कुल ही बेसिक से देशी भाषा में बता देता हूं कि ये 7 क्वांटिटी होती है फंडामेंटल यूनिट। मैं आपके लिए लेता हूं यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन शेयर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा उस वीडियो का, जिसमें हमने बात की है कि मूल परिमाण क्या होते हैं और हमारे जो दूसरे परिमाण होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, सारी हमने डिटेल में बात की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सो अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसका विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है? किसके? वो बोला आवेग के। विमीय सूत्र को क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं।
ठीक है, जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इनमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, आवेग को बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। तो इनमें से किसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसके बराबर होगा, इंपल्स के बराबर होगा, यानी कि आवेग के बराबर होगा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ बल, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, पहले बल दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ दूसरे ऑप्शन में, संवेग दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ, तीसरे ऑप्शन में हमें दिया हुआ बल आघूर्ण, और चौथे ऑप्शन में हमें दिया हुआ संवेग के परिवर्तन की दर, क्या दिया हुआ, संवेग के परिवर्तन की दर। ठीक है, देखो यहां पे मैं एक चीज करेक्ट करूंगा आपको, वो मैं बाद में बताने वाला हूं कि किसके बराबर होगा किसके नहीं होगा। देखो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो आवेग है यानी कि जो इंपल्स है उसका हमें क्या पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि विमीय सूत्र हमें पहले ही पता होना चाहिए। इंपल्स का जो होता है, आवेग का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है m1 n1, और क्या होता है इसके साथ में t-1, क्या होता है t-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको पता है तो बाकियों का भी पता होगा तो उस हिसाब से बता देंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि आवेग का जो फॉर्मूला होता है, आवेग कितना होता है, हमेशा जो आवेग लिखा जाता है यानी कि इंपल्स लिखी जाती है वो क्या होती है, बल गुणा समय होती है, क्या होती है, बल गुणा समय होती है। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें बल आ गया और गुणा में क्या आ गया, समय आ गया। तो बल और समय, तो जिसका भी यहां पे जो बल लिखा हुआ है, संवेग लिखा हुआ है, इनमें से जिसका फॉर्मूला बल गुणा समय आ गया वो किसके बराबर होगा, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होंगी, इंपल्स के बराबर होंगे, यानी कि आवेग के बराबर होगा उसका विमीय सूत्र। तो इनमें से किसका, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बल लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बल लिखा हुआ है हमारे पास में। तो क्या बल सही आंसर होगा, देखो बल के साथ में क्या है, समय भी गुणा में है। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अकेला बल है, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बैठे बैठाए गलत हो जाएगा। और इसी सीक्वेंस में ऑप्शन डी जो है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी कैसे गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है संवेग के परिवर्तन की दर, क्या लिखा हुआ है, संवेग के परिवर्तन की दर। संवेग को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, परिवर्तन की दर यानी कि डीपी बाई dt, और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तो ये भी दोबारा से क्या बन गया, बल ही बन गया। तो बल गुणा समय तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dp बाई dt इज इक्वल टू f लिखा है हमने, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करें, अगर मैं क्या मान लूं कि ये जो dp बाई dt वाली क्वांटिटी है, अगर ये क्या है, बहुत छोटी है, यानी इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, लगभग इन्हीं के बराबर आएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो मोमेंटम p होता है, यानी कि जो संवेग p जो होगा यहाँ पे, संवेग किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बल गुणा समय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, बल गुणा समय के बराबर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे बल गुणा समय कहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे बल गुणा समय कहीं आ रहा है, कहां आ रहा है, बल गुणा समय कहां आ रहा है, संवेग के साथ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है, इसके अलावा बल आघूर्ण लिखा हुआ है, तो बल आघूर्ण में बता देता हूं आपको कितना होता है, इसको लिखते हैं टॉर्क, लिखते हैं इंग्लिश में, क्या लिखते हैं, इसको टॉर्क लिखते हैं, और टो इसका फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है हमारे किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है r क्रॉस f के, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है r क्रॉस f। तो ये चीज आपको नहीं समझनी है, यहाँ पे r का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, विस्थापन। तो विस्थापन को अगर बल से गुणा करेंगे, तो विस्थापन को बल से गुणा करोगे तो बल को गुणा किससे करना है, समय से करना है, विस्थापन से नहीं करना है। तो ये भी क्या होगा, एक रॉन्ग आंसर होगा, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ओके, सो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि अगर एक केशिका के व्यास को, क्या बोला, केशिका बोला। अब ये केशिका क्या होती है, केशिका ऐसी नली होती है जो कैसे होती है, बाल के जैसी होती है। कैसी होती है, बाल के जैसी। सबसे पतली जो नली होती है पूरे फिजिक्स लैब में, जो सबसे पतली नली आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, केशिका मिलेगी। केशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये बहुत पतली होती है, मैं बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ये पतली होती है। ठीक है, और इनकी साइजेस भी क्या थोड़ी थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइज फिक्स ही होती है, फिक्स नहीं होती, कभी थोड़ी ज्यादा मोटी भी होती है, थोड़ी पतली भी होती है। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये ऐसे पूछ रहा है कि अगर केशिका के व्यास को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उसके व्यास को, उसके व्यास यानी कि डायमीटर को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें पानी के चढ़ाव पे, जो पानी का जो उठाव होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, जो पानी का जो उठाव होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर पानी का उठाव क्या होगा, सॉरी हाँ, पानी का उठाव क्या होगा। देखो सबसे पहले तो ये ऐसे बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टर्म में ये बोल रहा है कि आधा हो जाएगा, तीसरे टर्म में ये बोल रहा है कि चौगुना हो जाएगा, और चौथे में ये बोल रहा है कि उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा। देखो क्या बढ़ा है यहाँ पे, डायमीटर बढ़ा है। डायमीटर समझ रहे हो ना, डायमीटर क्या होती है, चौड़ाई होती है पूरी की पूरी।
जब आप किसी भी सर्कल की बात करते हो, ऐसे किसी भी सिलेंडर की अगर बात करते हो, मान लेते हैं क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। एक्चुअल में कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है, बाल के जैसी पतली होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली होती है। ये मान लेते कैपिलरी ट्यूब है, इसमें क्या किया कि इन्होंने जो डायमीटर है उसको क्या बढ़ा दिया, जो पहले इतना था अब क्या कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, पहले से 2 गुना कर दिया। तो पहले पानी मान लेते कि यहां तक चढ़ रहा था, ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कैपिलरी ट्यूब का एक सिस्टम होता है कि जितनी पतली वो होती है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के लिए मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, क्या होता है, वो जितनी पतली होती है पानी उतना ही ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जितनी पतली होगी पानी उतना ही ऊपर चढ़ेगा। और जैसे जैसे मोटी होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे पतली होती जाएगी तो पानी क्या चढ़ता जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मोटी होती जाएगी वैसे वैसे पानी क्या आएगा, नीचे उतरता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, देखो जब व्यास अगर बढ़ा दिया, व्यास बढ़ा दिया तो क्या होगी, पहले से मोटी हो गई। तो अगर मोटी हो गई तो जाहिर सी बात है, अगर मोटी हो गई तो पानी क्या होगा, चढ़ेगा कि उतरेगा, क्या होगा, पानी चढ़ेगा या उतरेगा, पानी उतरेगा, चढ़ेगा नहीं, ठीक है, पानी क्या होगा, ऊपर नहीं उठेगा। जैसे सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, क्या ऑप्शन दिया हुआ, चलो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ओके, सो ऑप्शन क्या दिया, देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ कि 2 गुना हो जाएगा, दूसरे में दिया हुआ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तीसरे में क्या दिया हुआ, 4 गुना हो जाएगा, और चौथा इसने क्या कहा कि उस पर कोई असर नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी तो क्या पानी का सतह क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जितने भी ऊपर जाने वाले हैं 2 गुना हो जाएगा, क्या मतलब है कि ऊपर जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा क्या, 2 गुना नहीं होगा भाई, जब पतली थी ना, अगर और पतली कर देते तो 2 गुना हो जाता, लेकिन अब क्या हो गई, मोटी हो गई, पहले से ज्यादा क्या हो गई, मोटी हो गई। तो मोटी हो गई तो पहला ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ठीक है, यानी कि पानी ऊपर तो नहीं जाने वाला। दूसरे ऑप्शन में, सॉरी तीसरे में क्या बोल रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना तो जब 2 गुना ही नहीं होगा तो 4 गुना कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना भी नहीं होगा यहाँ पे। और लास्ट में क्या बच रहा है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भाई कोई असर नहीं पड़ेगा तो मोटा पतला करने का मतलब ही क्या, यानी कि असर तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी सही आएगा कि जो पानी का सतह है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। पानी का सतह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गई, 2 गुनी मोटी हो गई। जब 2 गुनी मोटी होगी तो क्या हो जाएगा, पानी का सतह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल का जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है कि जब किसी भी धातु की अंगूठी को या फिर छल्ले को, छल्ला यानी कि रिंग, ठीक है, जैसे कि ये अंगूठी हो गई हमारी, कि अगर किसी भी धातु की अंगूठी को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसके व्यास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब उसको गर्म कर दिया जाए तो उसके छिद्र का क्या होगा, ठीक है, सॉरी व्यास नहीं, छिद्र। छिद्र का मतलब ये है कि उसका जो व्यास होगा, ठीक है, पहले जो छिद्र था अब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो वो फैल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिए हुए इसमें, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन हमें बताएंगे क्या है। सबसे पहले ऑप्शन में ये बोलता क्या हो जाता है, फैलता है। दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन बी में ये बोल रहा है कि सिकुड़ता है। ऑप्शन सी में ऐसा बोल रहा है कि वो अपने व्यास के अनुसार, क्या बोला, व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। क्या कहा कि व्यास के अनुसार, भाई व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। और ऑप्शन डी में ऐसा बोल रहा है, क्या बोलता है कि अपने फैलाव के, क्या बोला, ये फैलाव के गुणांक के अनुसार, क्या बोला, वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है। ये नाम बोला इसने, क्या बोला, फैलाव का गुणांक, फैलाव का गुणांक। ये 2 बातें इसने बोली यहां पे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं कि जो ऑप्शन आपको ये लगे, जब आपको किसी क्वेश्चन में ये हो कि इसमें कोई डाउट होने वाला है, या फिर अगर आपको क्या होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आंसर्स को इतना घुमा दिया जाता है कि सारे ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं और जो ऑप्शन गलत है आपको वही सबसे ज्यादा सही लगता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये 2 ऑप्शन क्यों लिखे, व्यास के अनुसार, फैलाव के गुणांक के अनुसार, ये दोनों ही बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही दोनों चीजें करती हैं। क्या लिखा हुआ है, फैलाव के गुणांक, कोई भी बच्चा को क्या करेगा, ऑप्शन डी को सही कर देगा कि फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलेगा। लेकिन सही बताऊं तो धातुओं में कहीं भी, जब भी आप बात करेंगे, कहीं भी धातु आप जितनी भी पढ़ लीजिए, मेटल्स आप जितनी भी पढ़ लीजिए, फैलाव के गुणांक का मतलब है एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या बोला, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आपको एक बात बताता हूं, कितनी भी धातु पढ़ लीजिए, कहीं भी मेटल पढ़ लीजिए, ऐसी कोई टर्म होती ही नहीं है। धातुओं में कहीं भी फैलाव का गुणांक जैसा शब्द इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग तो अलग अलग चेंज होती हैं, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो ज्यादा क्या होता है कि जितनी ज्यादा डेंस मेटल होगी उतनी ही ज्यादा फैलेगी, ठीक है, जितना घनत्व ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फैलेगी। घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है, फैलाव का गुणांक ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। दूसरा, अगर रिंग भी होगी तो व्यास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यास से भी उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। व्यास का गुणांक, व्यास के अनुसार फैलना या सिकुड़ना, ऐसा कोई टर्म जो होती है, ऐसा कोई जो शब्द होता है, शब्दावली जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती कहीं भी धातुओं में। तो ऑप्शन सी और डी क्या होंगे, बैठे बैठे गलत होंगे। जो आपको सबसे ज्यादा सही लग रहे थे वो दोनों ऑप्शन ही क्या है इसमें गलत है। इसमें सही जवाब क्या होगा, पहले में क्या पूछ रहा है कि फैलता है, दूसरे में क्या पूछ रहा है, सिकुड़ रहा है। तो धातुएं जब आपने पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत भी जब धातुएं पढ़ी होंगी, तो धातु में गुण आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, तन्यता।
यानी कि ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, कि जब भी धातुओं को क्या किया जाता है कि गर्म करके जब उनके ऊपर हथौड़े की चोट मारी जाती है तो क्या होती है, वो फैलती हैं। जब भी गर्म किया जाता है तो धातुएं क्या होती हैं, फैलती हैं। फिर चाहे अगर वो प्लेन शीट हो, ठीक है, अगर वो चादर है, प्लेन चादर है, तब भी वो फैलती है। और अगर वो रिंग भी होती है तो रिंग भी क्या होती है, फैलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वो क्या होगी, फैलेगी। और ये जो जवाब है सिकुड़ने वाला, ये भी क्या होगा, गलत जवाब होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ये होगा कि धातुएं गर्म होने पे क्या होती हैं, फैलती हैं। गुणांक जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा और व्यास जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। क्या सवाल पूछा हुआ है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपने आयतन के बराबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भार के बराबर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पृष्ठ भाग के बराबर, और ऑप्शन डी में इसने दिया हुआ है घनत्व के बराबर। ठीक है, अगर अपने घनत्व के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, भार के बराबर, या फिर अपने क्या कहा, आयतन के बराबर अगर वो पानी हटाती है तो इस केस में क्या होगी, या तो वो डूब जाएगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखो, इस सवाल का जो जवाब देंगे हम किसके देंगे, इस सवाल का हम जवाब देंगे आर्किमिडीज सिद्धांत से। किससे देंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत से। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो आपको हेल्प करता है इस क्वेश्चन का आंसर करने में। क्या करता है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में। और आर्किमिडीज का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, देखो कोई भी चीज अगर पानी में तैरेगी या डूबेगी तो आर्किमिडीज का सिद्धांत था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द को इसने इस्तेमाल किया था अपने पूरे सिद्धांत में। किसको इस्तेमाल किया था, भार को इस्तेमाल किया था। किसको इस्तेमाल किया था, वेट को इस्तेमाल किया था। ठीक है, वेट को इस्तेमाल किया था। यानी कहीं भी घनत्व जैसी और कहीं भी पृष्ठभाग जैसी या कहीं भी इन्होंने आयतन जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आयतन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज का भार कितना है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका भार ज्यादा होगा, किसी भी चीज का अगर भार ज्यादा है, किससे, जो पानी उसने हटाया अगर उससे ज्यादा है, तो इस केस में वो क्या होती है, वो चीज क्या जाती है, डूब जाती है। ठीक है, अगर भार क्या है, इसमें भार क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तब वो क्या होती है, वो तैरती है। और अगर हटाए हुए पानी का भार क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, अगर बराबर होता है तो उस केस में क्या होती है, ना तो वो तैरती है ना ही वो डूबती है। यानी कहां रहती है, बीच में चाले रहती है सीधी। ठीक है, बीच में ही घूमती रहती है, ना तो डूबेगी ना ही तैरेगी। तो यहां पे ऑप्शन ए बैठे बिठाए गलत हो गया। ठीक है, घनत्व जैसी कोई शब्द इसने इस्तेमाल किया ही नहीं, घनत्व कहीं नहीं आएगा क्योंकि नाव कैसी है, नाव खुली होती है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, फिक्स स्पेस, बंद स्पेस यहाँ पे चाहिए होता है। हालांकि आप नाव के लिए भी जब स्पेस लगाएंगे किनारों के बराबर से तो हमारे पास कोई भी बंद वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जब तक हमारे पास में क्या ना हो, कोई बंद हमारे पास में आकृति नहीं हो, ऐसी आकृति जो क्या हो, उसकी तीनों के तीनों जो डायमेंशन बनेगी, तीनों की तीनों विमाएं क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों से वो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तब आप किसकी बात करोगे, आयतन की। तो नाव तो ऊपर से खुली होती है, आयतन नहीं एग्जिस्ट करेगा। पृष्ठभाग, पृष्ठभाग क्या होता है, नीचे टिकता है। ठीक है, और नाव के कितने पृष्ठ होते हैं, कम से कम उसके 3 पृष्ठ होते हैं। कम से कम कितने होते हैं, 3-4 पृष्ठ हो सकते हैं उसके। तो इस केस में क्या होगा कि पृष्ठ वाला भाग भी गलत हो गया। लास्ट में क्या बचा, घनत्व। तो घनत्व कब एग्जिस्ट करेगा, घनत्व तब एग्जिस्ट करेगा जब किसी भी शेप के लिए या किसी भी आकृति के लिए जब आयतन और भार दोनों चीजें जब एग्जिस्ट करती हैं तब क्या एग्जिस्ट करता है, आपका घनत्व एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आयतन तो है ही नहीं कहीं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बचा क्या, भार बचा। और आर्किमिडीज का सिद्धांत किसके ऊपर काम कर रहा है, भार के ऊपर काम कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सर वो तो भार के बराबर पानी हटा रही है तो वो डूबी कैसे। देखो, डूबती ऐसे, जब वो भार के बराबर पानी हटाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लग जाता है यहाँ पे कि नाव जब भार के बराबर पानी हटाएगी तो थोड़ा सा नीचे जाएगी, नीचे जाते उसमें पानी बढ़ जाएगा, वजन दोबारा बढ़ जाएगा और इस केस में क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगी। नाव के केस में क्या होता है कि नाव जब अपने वजन के बराबर पानी हटाती है तो वो डूब ही जाती है। ठीक है, वो नीचे जाएगी तो दोबारा ऊपर नहीं आएगी। इस केस में क्या होता है कि जब बराबर होता है तो क्या होता है, तो एक बार नीचे जाती है, एक बार ऊपर आती है। ठीक है, फ्लोट करती रहती है, डूबती नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन नाव के केस में क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे जाती है तो उसमें पानी भरने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। नाव के केस में थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, यहाँ पे हल्का सा लॉजिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, नाव यहाँ पे डूब जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ आई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन सीखते रहने के लिए नए नए कंसेप्ट के साथ में बने रहिए श्री लाइव के साथ में। ये हमारा कॉम्पिटिटिव सेंसेशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक और हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने है। सो हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग। बने रहिए हमारे साथ में नए सेशंस के लिए। जय हिंद।